नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज आप लोगों का स्वागत करता हूं संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर तत्तापानी हिमाचल प्रदेश। आज की हमारी जो चर्चा है वो चर्चा का विषय है एनीमिया, खून की कमी, और जिसे आयुर्वेद के अंदर पांडु रोग भी कहा गया। अगर हम बात करें पांडवों की तो उनके पिता पांडु को यही रोग था, यानी कि एनीमिया था। एनीमिक मरीज की अगर हम बात करें तो उसके लक्षण देखने में कैसे होते हैं, किस प्रकार के एनीमिया होते हैं, उनसे कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और क्या रहेगा उपचार, ये आज के हमारे लाइव सेशन में हम चर्चा करेंगे। रेफरेंस लेंगे हम भाव प्रकाश निघंटु, जो एक आयुर्वेदिक संहिता है, उससे हमने आज अपने रेफरेंस को लिया है, और मॉडर्न के कॉन्सेप्ट हमने कुमार क्लार्क की बुक से लिए। आज अगर हम चर्चा करें तो एनीमिया को समझने के लिए सबसे पहले खून की कमी, रक्त के कणों की कमी। अब इसके कारणों में अगर देखा जाए तो एक कारण ये हुआ कि जी अत्यधिक ब्लड निकल जाना, यानी खून का बह जाना, ये भी एक कारण है। इसकी चिकित्सा की अगर बात करें तो अगर खून की बहने की बात करें तो गुदा मार्ग से खून आना, उल्टी के रास्ते खून आना, या कभी कभी अल्सर से, पेट के अल्सर से ब्लड आते रहना, और काली रंग की लेटरिंग आना, जिसे आप बोले काली रंग की लेटरिंग या ब्राउनिश टिंच उसमें बहुत ज़्यादा रहना, ये लक्षण इशारा करते हैं कि आपके पेट में अल्सर है। क्योंकि HCl, यानी अगर HCl की बात करें, जो आपके पेट में एसिड निकलता है भोजन पचाने के लिए, वह जब रक्त के कणों से मिल जाता है तो रंग उसका ब्लैकिश या कॉफी कलर, डार्क ब्राउन हो जाता है। ऐसा पेप्टिक अल्सर और ड्यूरल अल्सर के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा हिमाटोचेजिया, यानी गुदा मार्ग से बूंद बूंद करके खून निकलना, ऐसा IBS के पेशेंट्स में बहुत देखने को मिलता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या क्रॉन्स डिजीज, या पेट में कोई TB हो, इसके अलावा पेट में कोई गांठ हो, रेक्टल अल्सर हो, और पाइल्स के अंदर फ्रेश ब्लड आता है, पाइल्स और फिशर के अंदर फ्रेश ब्लड आता है। इसके अलावा अगर कैंसर की बात करें कि गुदा मार्ग का कैंसर अगर हुआ है तो उसमें भी एनीमिया हो सकता है। उस केस के अंदर लेटरिंग के साथ मिक्स कॉफी टिंच का कलर आता है। ये तो हुआ कि अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसके अलावा कहीं से स्त्री को महीना अनियमित है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, और या फिर कोई चोट लग गई जहाँ पर कट गया, हाथ पैर कट गया, जहाँ पर बहुत ब्लड लॉस हुआ, तो ये ब्लड लॉस के कारणों में से होता है। पहले आपको कारण ढूंढने हैं, फिर उसी हिसाब से उसका उपचार। हम यहाँ पर चर्चा क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको खून बनाने में, खून बढ़ाने में किस प्रकार की मदद की जाए। इसी प्रकार आयुर्वेद दृष्टिकोण से पांडु की चिकित्सा के अंदर, चाहे शरीर में कहीं से ब्लड आ रहा हो, चाहे वो नीचे के रास्ते, चाहे ऊपर के रास्ते, या इंटरनली कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसकी चिकित्सा को अलग प्रकरण के अंदर और बड़े उत्तम तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज हम बहुत देखते हैं, यानी शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खून की कमी मरीज में पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी, वो भी हमें देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर। इसके अलावा अगर हम जो यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, वो क्या देखते हैं, डिजीज़, बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो रक्त के कणों को कम करती चली जाती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसके अंदर भी ऐसा होता है। कहीं का कोई कैंसर हो, उस स्थिति में भी ऐसा होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिफिलिस या STD बीमारियों में भी ऐसा कई बार पाया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के अंदर भी ऐसा देखा जाता है। सेप्टिसीमिया में भी खून की कमी हो जाती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर विष के प्रकार, विष आपके शरीर में घूम रहा है, वो भी खून के कणों को बनने नहीं देगा। इसके अलावा बोन मैरो डिप्रेशन, किसी इन्फेक्शन की वजह से, बॉडी के इम्यून सिस्टम के डाउन होने की वजह से, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो HbSAg हो,
और इसी प्रकार के मेनी मोर अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका इम्यूनोसप्रेसेंट हो गया है। इम्यूनोसप्रेशन होने की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो ये तो हमारे कुछ कारण थे कि जिनको हमने मॉडर्न वे से समझा। अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझे तो आयुर्वेद में क्या कहा गया, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और मृत भक्षणजन यानी कि मिट्टी खाने वाले, यानी किसी प्रकार आपके भोजन में अत्यधिक मिट्टी जा रही है तो भी आपको एनीमिया हो जाएगा, चाहे वो पानी के रूप में हो चाहे वो डाइट के रूप में हो, उन लोगों में भी हो जाता है। वातज जो पांडु होते हैं यानी वातज जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए अभी हमने जो कैटेगरी डिस्कस करी है उन्हीं कैटेगरी में ये एक कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को अवगत नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है। तो वातज के अंदर क्या लक्षण होते हैं, मरीज की स्किन ड्राई हो जाएगी, काले वर्ण की हो जाएगी, फटने लगेगी, उसके अलावा उसकी आँख के अंदर पीलापन, स्किन के अंदर पीलापन, नाखूनों में पीलापन ये देखने को मिलेगा। ऐसा मरीज बड़ा सुस्त होगा, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, शरीर में ताकत नहीं होगी। ये कौन से मरीज होते हैं, जो अपने शरीर से ज़्यादा साहस करते हैं, अत्यधिक मैथुन या अत्यधिक साहस करते हैं, जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और उसी प्रकार ना तो आराम कर पाते हैं ना वो भोजन ले पाते हैं। तो ऐसों के अंदर वात आदि पांडु उत्पन्न हो जाता है, यानी वात से प्रकोप हुआ पांडु उत्पन्न हो जाता है। ऐसे मरीजों में जिसके अगर हम कहें तो कई मरीजों के अंदर घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, वीकनेस रहना, चलने फिरने में क्षमता न रहना, मन का एकाग्र न रहना, ये भी वात आदि पांडु रोगों में देखा जाता है। हम चर्चा करते हैं पित्त आदि पांडु रोगों की, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार और स्पाइसी ऑयली फूड जो लोग ग्रहण करते हैं उन लोगों में कभी कभी पित्तज पांडु की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए अग्नि आपकी प्रदीप्त है, नॉर्मल का फंक्शनिंग है लिवर आपकी, तो आपको पांडु नहीं होगा, ये हम सब मानते हैं, ये हम सब समझते हैं। परंतु जब बहुत ज़्यादा आप प्रयोग कर लेते हो, लिवर को हाइपर एक्टिविटी कर देते हो, जैसे आज के काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर बिना प्रकृति देखे, बिना डॉक्टरी सलाह के लोग काढ़े पिए जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है वो आमूमन आपके शरीर की जितनी ऊर्जा अग्नि होनी चाहिए उससे ज़्यादा आप अपने शरीर को उष्ण कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पांडु रोग हो सकता है। अब पांडु रोग की अगर हम बात करें तो इसके ऐसे पेशेंटों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आना, चक्कर आके गिर जाना, या जिसे आप कह सकते हो शरीर के अंदर या तो पेट गर्म होगा या तलवे गर्म होंगे, या तलवे गर्म होंगे या पेट गर्म होगा, यानी एक जगह एकाग्र शरीर के अंदर गर्मी नहीं रहेगी। जिस मरीज के तलवे गर्म होंगे उसका पेट गर्म नहीं, उसके पेट गर्म होंगे उसके तलवे गर्म नहीं होंगे। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा पसीना आना और स्किन का तो लान होना, परंतु आँख के नीचे सफ़ेदपन दिखना, नाखूनों में सफ़ेदपन दिखना, ये होते हैं पित्तज पांडु के लक्षण। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें तो कफज पांडु की बात करें तो कफज पांडु के मरीजों में क्या होता है, शरीर के अंदर बहुत थकावट रहना, ऊर्जा न रहना, बेड से उठने तक की हिम्मत न रहना, मुंह से लाल सराव आना, लैट्रिन के अंदर भी आंव का निकलना, तो ये हमारे कफज पांडु के लक्षण होते हैं। सन्निपातज इन तीनों को मिला के बनता है। और इसी प्रकार अगर मैंने मृत जक्षण पांडु तो लगभग मृत भक्षण पांडु के अंदर भी यही लक्षण त्रिदोषज के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बोलें कि पांडु रोग से पहले मरीज के अंदर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इस पर आचार्य ने क्या कहा है, उन्होंने कहा त्वचा जो है फटी रहेगी, थूक अधिक निकलेगा, यानी बलगम बहुत ज़्यादा निकलेगी, थोड़ी थोड़ी बलगम निकलती रहेगी, शरीर में ग्लानि रहेगी, यानी शरीर में टायर्डनेस, थकावट, एंथुसियाज्म नहीं रहेगा। उसके अलावा मिट्टी खाने की इच्छा करेगी, यू विल लाइक टू डिजायर टू ईट द मड, करेक्ट। इसके अलावा नेत्रों में गोलक में शोथ, यानी आँख जो है इनमें दोनों साइड सूजन आपको देखने को दिखेगी। इसके अलावा मल मूत्र का रंग, यानी कि जो यूरिन आ रहा है और जो स्टूल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा येलोइश कलर का हो जाएगा। आप पानी पी रहे बहुत ज़्यादा बट स्टिल द यूरिन उसका जो कलर है वो येलोइश कलर का हो गया है, तो ये सब देखने को मिलता है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा आचार्यों ने थोड़ा सा और कहा है कि वातज पांडु के अंदर क्या होता है, कई बार मरीजों को ना सुई चुभने जैसी छाती में पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द होते रहते हैं, और कई बार दर्दों के लिए हम दर्दों की दवाई खाते रहते हैं बट पांडु पे ध्यान नहीं देते। खाली पांडु रोग ठीक करने से ही आपके मरीज की
दर्दें भी ठीक हो सकती हैं। तो आपको देखना है कि क्या ये जो पेन्स हैं ये वात आदि पांडु रोग की वजह से तो नहीं है। यू शुड लुक इन दैट फैक्टर। अगर हम पित्तज की बात करें तो मरीज को ज्वर आता है, फीवर आता है, गर्म रहती है। मैंने कहा ना आपको बॉडी कि कभी हाथ गर्म होंगे, कभी सर गर्म होगा, पैर गर्म होगा। कभी अगर पैर गर्म होंगे तो एक्सट्रीमिटी गर्म नहीं होगी, एक्सट्रीमिटी गर्म होगी तो पैर गर्म नहीं होंगे, फीवरिश फीलिंग रहती है। तो वही अगर हम बोले तो पित्तज पांडु में देखने को मिलता है। इसी प्रकार अब हम बात करें कि पांडु रोग के अंदर चिकित्सा की, तो ये तो हमारी भी लक्षणों की बात, कुछ कारणों की बात हो गई। अब हम चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा की बात करें तो हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। सबसे पहले कॉजेटिव फैक्टर जिसकी वजह से पांडु रोग हुआ है, उन कॉजेटिव फैक्टर्स को ढूंढिए और उनको रिपेयर कीजिए। मॉडर्न साइंस में सिर्फ रक्तज कहा गया, बट आयुर्वेद में पित्त रक्तज दोनों कहा गया। यानी लिवर की फंक्शनिंग नॉर्मलसी में काम करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड में तो नॉर्मलिटी होती है, तो ब्लड की तो शुद्धि करनी पड़ेगी आपको, परंतु लिवर की फंक्शनिंग नॉर्मल होनी बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस में भी लिवर पे ध्यान देते हैं, जैसे कि INR, BTCT और PT के ऊपर हम ध्यान देते हैं। और परंतु इसको और ज़्यादा डिटेल में अगर हम समझें तो आयुर्वेद दृष्टिकोण में भोजन के टाइप ऑफ डाइट के ऊपर, कॉजेटिव फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है। मॉडर्न में अगर आपको बोलेंगे कि अगर आपको एनीमिया हुआ है तो फेरस सल्फेट आपको दे देंगे, या सीरम फेरेटिन लेवल चेक करा के आपको फेरेटिन की टैबलेट्स दे देंगे, B12 के इंजेक्शंस, B12 की टैबलेट्स, जेमकैल, मल्टीविटामिन। उसके अलावा आपको एडवाइस हुआ ब्लड ज़्यादा कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लीजिए। दीज आर दी एडवाइजेबल थिंग्स विच इज़ जो हम ये लगभग डॉक्टर्स प्रैक्टिस में लेते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डाइटरी के ऊपर ध्यान दें तो दोनों साइंस में सेम डाइटरी हैबिट्स हैं, जैसे कि अनार को लेना, गाजर को ग्रहण करना, चुकंदर को लेना, टमाटर को लेना, पालक को लेना। ये चीज़ें जो आयरन और B12 दोनों को बढ़ाने में मदद करती हैं। B12 तो आप कह लीजिए जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सब में अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो आप ओरली इसको ग्रहण करें। अपनी जो सब्जी बनाएं, बहुत से लोग इस पे कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएं। वैसे एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट कम से कम जो बेसिक रिक्वायर्ड कंड है वो आपकी बॉडी में जाएगा। इसी के ऊपर आचार्यों ने लोह भस्म के बारे में कहा। यस, लोह भस्म यानी लोहे से बनी भस्म। भस्म को अगर बोले तो नैनो टेक्नोलॉजी है, यानी आपकी बॉडी के अंदर नैनो पार्टिकल फॉर्म में वो भस्म एब्जॉर्ब हो जाती है। असली भस्म कौन सी होती है? जो आपके इन कणों के बीच में आ जाए, पानी पे धारने पे तैरती रहे, इतनी स्ट्रॉन्ग नैनो टेक्नोलॉजी होती है। तो लोह भस्म की मात्रा अगर हम बोले तो एक दिन में 1 रत्ती से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर आप लोह भस्म ले रहे हैं तो बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, लोह भस्म के साथ में आप जो है लोहा आसव भी ले सकते हैं, और अगर कहीं पे स्वेलिंग है तो पूर्णवा आसव का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंस्पाइट कि आपके अगर बोले तो OTPT यानी SGOT और SGPT वो स्टेबल होने चाहिए। अगर SGOT SGPT स्टेबल नहीं है तो आसव वरिष्ठ की जगह आप क्वाथ, ताजा क्वाथ बना के उनको ग्रहण कर सकते हैं लोह भस्म के साथ में। इसके अलावा पूर्णवादी मंडूर का बड़ा अच्छा वर्णन है। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को छाछ के साथ, अगर आप दिन वाला जो टाइम है मतलब 6 बजे से पहले, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे से पहले 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, अगर आप थोड़ी छाछ के साथ, दिन में तो आप 1 गिलास छाछ पीजिए, शाम को थोड़ी छाछ लीजिए, उसके साथ लें तो आपको बहुत जल्दी इसका फायदा मिलेगा। नवायस लोग बहुत ही उत्तम टैबलेट है, जिसके बारे में कहा था जो हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने में बहुत ही उत्तम सहायक के रूप में सिद्ध होती है। तो इसकी टैबलेट भी 1 सुबह 1 शाम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या द्रव्य हम ले सकते हैं, कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। आचार्य भाव प्रकाश निघंटू में इन्होंने क्या कहा, जैसे उन्होंने क्या कहा कि ऐसे मरीज को अगर हम बोले तो पूर्णवा को उसका प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। नवायस चूर्ण का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। आप लिखना चाहें तो लिखे आंवला, लोह भस्म, सौंठ। आंवला, लोह भस्म, सौंठ, उसमें डालेंगे थोड़ा पीपली, थोड़ी काली मिर्च, यानी कि आप त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं इसके अंदर। आंवला, लोह भस्म, आंवला लिया आपने, इक्वल मात्रा लेंगे, आंवला, लोह भस्म, शुंठी, मारीच, पिपली। देखिए मैंने क्या कहा कि पित्त को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो लिवर है उसकी एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए त्रिकटु का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। इन सबको और थोड़ी हल्दी इसमें मिला लें आप, इनको इक्वल क्वांटिटी में लेंगे।
इन सबको क्या करें, शहद के, इस चूर्ण को शहद के साथ, जो लोग शहद के साथ ले सकते हैं बहुत उत्तम है, जो गौमूत्र पी सकते हैं वो गौमूत्र के साथ ले लें, और इस सब के अंदर अगर आप चाहें तो शक्कर के साथ भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। 3 ऑप्शन हो गए, गौमूत्र, शहद और शक्कर। आप अपने हिसाब से जैसा आप ले सकें इनको ग्रहण करें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, सारे पाउडर को मिलाकर 1 चम्मच आपको लेना है। इक्वल क्वांटिटी पाउडर मिलाने हैं। सुबह शाम लेने से आपका पांडु रोग समूल नष्ट हो जाएगा, यानी जड़ समेत नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आचार्यों ने इसके अलावा क्या कहा गया, उन्होंने कहा गया कि त्रिफला का चूर्ण ले लें, यानी कि क्या होता है उसके अंदर, आंवला, बहेड़ा और हरड़, ठीक है। इनको अगर ले लेते हैं तो इनको गिलोय और दारू हल्दी एक उत्तम द्रव्य है जो लिवर की ताकत बढ़ाने में बड़ा उत्तम काम करती है। तो हमने त्रिफला लिया, गिलोय लिया, दारू हल्दी लिया, इनको 3 को सम मात्रा ले लिया, फिर वही गुड़, शहद या गौमूत्र, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उनके साथ इसको ग्रहण करें। इसके अलावा आचार्यों ने इसके लिए आम्लकी रसायन का भी अच्छा वर्णन किया है। आम्लकी रसायन की अगर हम बात करें तो आम्लकी रसायन भी हीमोग्लोबिन ठीक करने में बहुत उत्तम काम करता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ ग्रहण करें आम्लकी रसायन। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन थोड़ा सा योगाभ्यास करें, थोड़ा मसल मूवमेंट करें, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिवेट करें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम तरीके से बढ़े और आपके शरीर में एक समर्थ और क्षमता प्राप्त हो। इसी प्रकार इसी श्रेणी के अंदर हमने जहाँ तत्तापानी की बात कह रहे हैं, वहीं पर जो ऋषि जमदग्नि द्वारा, वहाँ पर ऋषि जमदग्नि द्वारा जो तपस्वली है, वहाँ पर शरीर, जिसे कह सकते हो आप, पृथ्वी के शरीर से या पृथ्वी की कंदराओं से निकलता हुआ एक उत्तम जल है, जिसे आप कह सकते हो हाई क्वांटिटी ऑफ मिनरल वाटर है, हाई क्वांटिटी, जिसके अंदर स्नान मात्र से आपके शरीर के वात, पित्त, कफ और त्रिदोषल जो रोग हैं उनको शांत करने में बहुत अच्छा सहायक होता है। अगर वो शांत हो जाएंगे, चाहे वो ज्वर हो, चाहे शरीर में भारीपन हो, चाहे वात आदि प्रकोपिता हो, तो अगर उसमें स्नान करें, आप उस जल में स्नान करें और द्रव्यों का ग्रहण करें तो आपको बहुत जल्दी आपके शरीर में फायदा होगा। पहाड़ी गाय का गौमूत्र तो वैसे ही बहुत उत्तम होता है, पहाड़ी गाय का घी भी बहुत उत्तम होता है। इसलिए आप जब तत्तापानी जाएं, क्रॉनिक एनीमिया लेकर या एक्यूट एनीमिया लेकर, वहाँ स्नान करना ना भूलें। स्नान करें, भोजन ग्रहण करें और द्रव्य का पालन करें। साथ में अगर पंचकर्म लेना चाहें तो बहुत ही उत्तम कार्य करेगा, जैसे कि अभ्यंग करना, इस समय शरीर के लिए बड़ा उत्तम काम करता है। आप बस्ती चिकित्सा भी ले सकते हैं वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंगली, जैसे कर्मकाल योग बस्ती के बारे में कहा गया, उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। जो लोग तत्तापानी जाने में या इस प्रकार के इलाज में इच्छुक हैं, वो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। हम अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। आप सब लोगों का सेशन में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।